दिसंबर 1992 दो भाई जिनमें से एक उस समय का बिग बुल रह चुका है, ये थोड़े समय के लिए बाहर बेल आउट पे हैं। और इस बार ये दोनों ये नहीं सोच रहे कि अपने आप को किस तरह जस्टिफाई करें, किस तरह दिखाएं कि हम लोगों की गलती नहीं थी, हम इनोसेंट है। लेकिन इस बार ये लोग इस सोच विचार में पड़े हुए हैं कि क्यों सारी उंगलियां हम पर ही उठी, क्यों उन लोगों पे नहीं उठी जो सेम चीज़ हमसे भी पहले 8-10 साल 20 साल से करते आए हुए हैं। और इसलिए इस बार ये लोग पूरे एविडेंस जुगाड़ने में लगे हुए हैं ताकि एक बहुत बड़े कार्टेल को ये लोग एक्सपोज कर चुके हैं। इस कार्टेल के जो प्रमुख किरदार हैं उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी बैंक है, दूसरे उसी के चीफ इंडियन ऑफिसर, ट्रेजरी के ऑफिसर जिनको काफ़ी लोग टियागो के नाम से जानते हैं वो हैं, तीसरे मिस्टर कोठारी हैं और इनके साथ और कुछ ब्रोकर्स और कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि वो दोनों भाई कभी इन लोगों को एक्सपोज नहीं कर पाए, बिकॉज इस तरह के चक्रव्यूह में उन्हें फंसाया गया कि वो फंसे रह गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इनोसेंट थे या जो भी थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो कार्टेल की हमने बात करी, इनका नाम सिर्फ तभी नहीं आया, आने वाले ऑलमोस्ट हर बड़े स्कैम में, हर बड़े घोटाले में इनका नाम आया, लेकिन हमेशा से ये क्लीन चिट रहा। सोचने वाली ये बात थी कि क्यों एक जर्नलिस्ट ने सिर्फ एक पक्ष के बारे में ही बात करी और दूसरे पक्ष के बारे में बात नहीं करी, और उन दोनों भाइयों का पूरा जीवन यही सोचते सोचते चले गया। उनमें से एक की तो मृत्यु हो गई और दूसरा अभी उन्हीं के अगेंस्ट केस लड़ रहा है। दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 2018 सितंबर को कोठारी साहब, जिनकी हमने पहले बात करी, वो अपना एक बड़ा म्यूचुअल फंड चलाते हैं। वो उस म्यूचुअल फंड में आते हैं और वहाँ पर एक दिन सितंबर में ये DHFL के बहुत सारे बॉन्ड्स ऑफलोड कर देते हैं, वो भी डिस्काउंट में। सरल भाषा में आप समझे जाए तो जो 200 रुपये की चीज़ थी वो 140 रुपये में मार्केट में बेच देते हैं, और करोड़ों की चीज़। सोचने वाली बात है, क्यों इतना बड़ा व्यक्ति, इतना अनुभवी व्यक्ति जो 30-40 साल से जिसकी सारी पुश्तियां बाजार में हैं, वो लॉस में क्यों निकल रहा है? क्यों ऐसा क्या हो गया? इसी के चलते उनको उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिसमें क्योंकि पूरा बाजार पैनिक में था और उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, ऐसा कोई पैनिक का माहौल नहीं है, क्योंकि उस समय पर ऑलरेडी एक IL&FS का कांड चल रहा था, लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई थी। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई फॉल ऑफ DHFL। सो दोस्तों DHFL एक ऐसी कंपनी है, एक कंपनी थी मैं कहूँगा, जो करीब करीब ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल एनालिस्ट, सारे बड़े इन्वेस्टर, सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की फेवरेट थी, और होनी भी चाहिए। 2004 से लेके 2018 के बीच में जिस तरह का वो वेल्थ बना के दे रही थी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जाहिर सी बात थी कि हर कोई उसे प्रमोट करेगा। आप खुद सोचिए, सिंगल डिजिट से किसी का शेयर 690 पे चले जाता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। लेकिन ये जब पूरा बाजार भग रहा था और 2-3 साल में जब सारी चीज़ें भग रही थी, उस समय पे कोई ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इतना पैसा एक NBFC हाउस कहाँ से ला रही है? कोई ये सारी चीज़ें नहीं सोच रहा था। बिकॉज देखो दोस्तों, जब बाजार में पैसा बनता है उस समय पे ये सवाल कोई किसी से नहीं पूछता, कोई तर्क नहीं करता। सबको लगता है कि भैया दिस इज़ फंडामेंटल, दिस इज़ टेक्निकल, जय हो जय भवानी, लो पैसा और भगो ऊपर। और यही तरह की चीज़ DHFL पे चल रही थी। अब काफ़ी सारे लोग हिंडसाइट में कहते हैं कि DHFL जैसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। बॉस, आपको मैं बता दूं कि हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी थी जो ये टॉप 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑफ इंडिया में आती थी। अब जहां पर एक तरफ आप लोग बोलते हो कि मार्केट लीडर पे इन्वेस्ट करो, जो लोग चंद वो 2-3 किताबें पढ़ लेते हैं बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफेट को और अपने आप को दुनिया का वॉरेन बफेट समझते हैं, उन लोगों के हिसाब से DHFL वॉज द बेस्ट कंपनी, मार्केट लीडर है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, ROC अच्छा है, ROE अच्छा है, डेट के मामले में अच्छा है, इस तरह से सोचते थे। ऑडिटर तक सब यही बोलते थे। लेकिन सवाल ये उठता है, फिर इतना बड़ा घोटाला हुआ कैसे? अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ अब हम समझते हैं ये हुआ क्यों। 2007 से लेके 2019 12 साल तक ना RBI ने इसको नोट किया, ना रेगुलेटर ने इसको नोट किया, ना किसी बड़े पॉलिटिशियन ने इसको नोट किया, ना गवर्नमेंट ने नोट किया। लेकिन 2007 से लेकर 2019 के बीच में 3 लाख, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 3 लाख फेक लोन अकाउंट्स खोले गए DHFL के ब्रांचेस में।
जिसमें से करीब करीब 2 लाख अकाउंट्स खोले गए बांद्रा ब्रांच में। दोस्तों यहां से पैसों की हेरा फेरी शुरू होती थी, करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही जा रहे थे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप में से कितने लोग इस चीज पे, अच्छा आप में से कितने सारे लोगों ने आज तक लोन अप्लाई किया है? कमेंट सेक्शन में इस बारे में आप जरूर लिखिएगा। क्या कभी ऐसा होता है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया, किसी ने बोला कि ना भैया कोलेटरल की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, और साइन कर दिया, ले भाई तेरे 5 लाख? कभी ऐसा हुआ है? लेकिन यहाँ पे ये जो 3 लाख अकाउंट थे, इसमें मजेदार बात है कि जो चेयरमैन के पास भी लेटर जाता था वो भी मेल पे, हाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मेल पे, और मेल पे अप्रूवल आ जाता, कर दो भैया अप्रूवल, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं, सीधा अप्रूवल। कह दो कि ये झूठ है। लेकिन वहीं पर जब एक आम आदमी जाता है कहीं पे लोन लेने के लिए, अगर आप जाते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है या क्या क्या फेस किया है। तो पहली चीज़ आप एक चीज़ समझो कि ये जो बाज़ार है यहाँ पे बड़े लोगों के लिए गेम एक अलग बना के रखा गया है, और जो ऑपरेटर लोग हैं उनके लिए गेम अलग बनाया है। पिस्ता बीच में रिटेल है। कितने लोग इस चीज़ में एग्री करते हैं कमेंट्स में लिखना, बिकॉज ये हर बार का है। अभी हर कोई बोल रहा है DHFL बेकार थी, भाई 5 साल पहले जाके देखो ना, वॉज इट रियली दैट बैड? एवरीवन वाज टॉकिंग DHFL। कितने इनोसेंट लोगों का उधर पैसा फंसा है, आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब इनके जो चेयरमैन है, देखिए हमेशा ना जब भी आप किसी कंपनी को नोटिस करोगे, ये कुछ ना कुछ छाप छोड़ के जाता है। इनके पीछे जो कपिल और धीरज वाधवान थे, इनके जो भाई थे, इन्हीं ने पहले एक और घोटाला किया था, HDIL घोटाला। अगर चाहते हो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना। तो कहीं ना कहीं शायद इनके ब्लड में ही था ये बड़े बड़े घोटाले करना। ये लोग भी सेम उसी तरह के कर रहे थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, किसी ने नोटिस नहीं किया 2007 से 2019। अब हद तो ये हो गई जब यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ के जो पावर एम्प्लॉय ट्रस्ट फंड, जो पावर बेस्ड कंपनी थी, जो गवर्नमेंट की ट्रस्ट फंड के जो सारे गरीब लोग और जो नॉर्मल लोग थे, उन लोगों के पैसों से, उन लोगों का डिपॉजिट से 4,000 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट कराए गए DHFL पे। क्यों? बिकॉज DHFL ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, जिनमें से कि एक का ड्यूरेशन 1 साल था, दूसरे का 3 साल था। 1 साल वाला तो मैच्योर हो गया तो मिल गया, लेकिन वो 3 साल वाले के पैसे अभी तक अड़े पड़े हुए हैं। बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि उस समय पे जो रूलिंग पार्टी थी उन लोगों ने फोर्स करके यहाँ पे पैसा लगाया, बिकॉज इलेक्शंस में उन लोगों को पैसे मिले थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक एजेंसी थी कोबरा पोस्ट नाम की, जिसने सबसे पहली बार ये पूरे DHFL घोटाला का एक्सपोज किया था। उनने कहा, उनका मानना है कि करीब करीब 11,600 करोड़ रुपए गुजरात इलेक्शन के समय पे पैसे दिए गए। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? अगर हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए, बिकॉज मैं इस पर अपना तर्क नहीं दे रहा हूँ। तो प्लीज इस चीज को आप उस एजेंडा पे मत कहिएगा। दूसरी चीज, तो पहला ये चीज तो घोटाला हो रहा था कि जब भी कोई NBFC कंपनी होती है, इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? इसके पास 2 तरीके से पैसे आते हैं। एक, आप और मैं जैसे लोग जिनको फिक्स डिपॉजिट पे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए रहता है, तो वो वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो जहाँ नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट उस समय पे 7% दे रहा था, ये लोग 13% देते, तो हमको लगता है कि यार ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, सारी रेटिंग एजेंसी अच्छा बोल रही, सारे ब्रोकर्स अच्छा बोल रहे हैं, तो इधर ले लेते हैं। एक तरीका ये रहता है। दूसरा तरीका कहाँ से रहता है कि हम इनके डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स, बड़े बड़े लोग इनके बॉन्ड्स खरीद लेते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट तक पैसा हमारा लॉक होगा, उसके बाद हमें एक फिक्स रिटर्न 8-10% का रिटर्न मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो जाता है। और जो तीसरा तरीका ये इनका जो रहता है वो रहता है बैंक्स से लोन लेना। इनका तरीका सिंपल रहता है, बैंक से बल्क में लोन लेंगे और मान लीजिए 6-7% पे लिया, कस्टमर को ये पास कर देंगे 11-12% पे। अब सवाल उठता है कि कस्टमर 12-15-20% तक भी, तो कस्टमर इतना ज़्यादा क्यों देता है? बिकॉज यहाँ पर मोडस ऑपरेंडी समझिए, DHFL मेनली टारगेट करता था टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ को। क्यों? बिकॉज यहाँ पर उसको ये चीज़ पता रहती थी कि टायर 1 और टायर 2 वालों को लोन बैंक्स आसानी से नहीं देता है, तो ये लोग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ लेने को तैयार हैं अगर इनको कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए, और DHFL वो बन जाता था। तो अगर वो 6-7% से लेता था, 17-18% पे अगर वो देता था, बीच का जो डिफरेंस हो गया वो NBFC कंपनी का फायदा हो गया। तो इसी तरीके से ये पूरी चीज करती थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये बैंक से करीब करीब 20 से 30 हजार करोड़ रुपए जो लिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि ये तो कभी हाउसिंग लोन के कस्टमर्स के पास पैसा गया ही नहीं, ये पैसा इन लोग ने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। अब यहां पर हैरानी वाली ये बात है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी, आप इतना सारा पैसा ले रहे हो कि मैं अपने कस्टमर को हाउसिंग फाइनेंस के नाम पे लोन देना चाहता हूँ, लेकिन आप ये सारा पैसा
कहाँ लगा रहे हो आप? ये सारा पैसा लगा रहे हो म्यूचुअल फंड में। इतना ही नहीं, इनके जो प्रमोटर थे इनने बहुत सारी शेल कंपनीज बनाए और जैसे मैंने बताया 3 लाख लोन अकाउंट्स और यहाँ से पैसा की हेरा फेरी। लेकिन मेरा सवाल एक सिंपल सा उठता है, आप लोगों से भी उठता है, कमेंट्स में बताइएगा कि इतना सारा कुछ हो रहा था तो रेगुलेटर सो रहे थे उस समय? किसी को ये चीज़ पता नहीं चल रही थी। ये पता कब चलती है? ये पता चलती है पहला जब इंडिकेशन आता है, जब ये म्यूचुअल फंड इस चीज़ को बेचती है। दूसरा, जब पहली बार ये 960 करोड़ रुपए का एक डिफॉल्ट करते हैं इंटरेस्ट पे, 960 करोड़ रुपए ये एक बैंक्स को दे नहीं पाते, तब ये थोड़ा सा हलचल मचती, भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो यहाँ पर हो रहा है। और सीन ये चीज़ हो चुकी थी कि इनने पूरा ब्लैक मनी यहाँ से राउट कर लिया था। हैरानी की बात ये भी है कि इन लोगों ने जो ये राउटिंग करी थी, इनमें से इनने एक और कंपनी लिंक रियल एस्टेट, जिसको कहा जाता है कि ये लिंक्ड था एक बहुत बड़े गैंगस्टर मिस्टर मिर्ची के साथ, वहाँ पर बाद में ईडी ने फाइंड किया कि 2000 करोड़ रुपए वहाँ पर भी साइफन ऑफ किए थे। अब यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर भी सेम वही नाम वापस पॉपअप हो रहे हैं। 1992 में वो 2 भाई जिनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्हीं का म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर पैसा लगाया था और डिस्काउंट पे निकल गया अपना पैसा निकाल के। दूसरी चीज़, 1992 में जिसको नेक्स्ट बिग बुल बनना था, उसने भी वहाँ पर उन दोनों भाइयों के अगेंस्ट वॉर रेज किया था और स्कैम में नाम आया था। और यहाँ पर भी जब ये सारी चीज़ हुई तो इन बिग बुल भाई साहब का भी बहुत सारा पैसा लगा था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई ये चीज़ नोट नहीं करता कि हर कोई ब्लाइंडली फॉलो करके जब आप बाय करते हो, तो ये बिग बुल जी जो भी हैं, इनने सिर्फ इधर ही इन्वेस्ट नहीं किया था, इनने जेपी एसोसिएट पे इन्वेस्ट किया था, A to Z इंफ्रा पे इन्वेस्ट किया था, इनने इन्वेस्ट किया हुआ था एपटेक में, कर्नाटका बैंक में, जेपी एसोसिएट में, और भी इस तरह की सारी कंपनी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करना, ये काफ़ी ऐसी सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनके ऑलरेडी सबको दिख रहा है कि हवाले निकल गए। तो सवाल उठता है कि क्यों करते हैं? जानना चाहते हो? कमेंट्स में लिखना, मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को बताऊंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो और जल्दी आए, आप सभी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आप बहुत स्पीड में कर देते हो। बट इस बार हम टारगेट थोड़ा ऊपर का लेंगे, 13,000 लाइक्स। अगर 13,000 लाइक्स आ गए तो अगला वीडियो ऑन ऑपरेटर, अगला वीडियो ऑन हेज फंड बहुत जल्द आएगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पर गैंगस्टर को पैसा दिया जा रहा है, यहाँ पे जो 1992 में जो घोटाला हुआ था, जो नाम आए थे वो नाम वापस यहाँ पर इंक्लूड हुए, एंड अगेन क्लीन चिट निकल गए, किसी ने कोई इस पर नहीं सवाल नहीं उठाया। यहाँ पर वापस सवाल आता है कि जो रिजोल्यूशन हुआ अभी हाल फिलहाल में, जो परिमल ग्रुप यहाँ पर ओवरटेक कर रहा है, वहाँ पर एज यूजुअल जो इन्वेस्टर था, एक रिटेल इन्वेस्टर जिसने 1 लाख रुपए डाला, 10 लाख डाला, 50,000 रुपए डाला, उसको 0 रुपीज़ मिल रहा है। क्योंकि रिजोल्यूशन में ज़रूरी क्या है कि जो बैंक्स का पैसा रिकवर करना है 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा, वो पहले होना चाहिए भाई साहब। SBI का पैसा आना चाहिए, कर्नाटका बैंक का आना चाहिए, बिकॉज ये तो ज़रूरी है। क्या जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, 55-60% लोग यहाँ पर इन्वेस्टेड थे, क्या उनके पास कोई भी राइट नहीं था इस पे पैसे बनाने का? तीसरी चीज़ है कि 2007 से 2019 12 साल तक कोई इस चीज़ को नोटिस क्यों नहीं कर पाए? क्यों? जब हाथ से बाहर निकल जाती है बात, तभी ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है? अगर सवाल आता है तो कमेंट्स में लिखो। और एज़ यूजुअल अगर चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए तो मेक श्योर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब।